रात 3 बजे के करीब उसने अपनी माँ को दोबारा फ़ोन किया और इस बार उसकी आवाज़ और भी डरी और सहमी हुई थी। उसने कहा, 4 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और वो लोग मेरे और पास आ रहे हैं माँ। मैं अभी एक ऊंची जगह पे छुपा हुआ हूँ ताकि ये लोग मुझे देख न लें। और फ़ोन कट हो जाता है। ये कहानी है एक महज 28 साल के नवयुवक लार्स मिटैंग की, जो अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है और वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 30 जून 2014 को लार्स मिटैंग अपने 5 दोस्तों के साथ हफ्ते भर की यूरोप ट्रिप पे निकलता है। वैसे वो इस ट्रिप का हिस्सा नहीं था क्योंकि उसे बीच पार्टी से ज़्यादा एडवेंचर ट्रिप्स पसंद थी, लेकिन उसके दोस्तों के कहने पे वो उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता है। वो एक हफ्ते तक बल्गेरियन रिजॉर्ट गोल्डन सैंड्स के होटल वीवा क्लब में रुकते हैं। गोल्डन सैंड्स एक बल्गेरियन रिजॉर्ट है जो बीच पार्टीज और नाइट लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है। वो पूरे हफ्ते काफ़ी इंजॉय करते हैं। लार्स के दोस्त पॉल रोमन ने बाद में बताया, उस हफ्ते का पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया। हमने बीच पर बहुत मस्ती की, पूल में नहाया, हमने फुटबॉल खेली, क्लब गए और लार्स भी बहुत ज़्यादा खुश था। अब ट्रिप ख़त्म होने को थी और अगले दिन उन्हें वापस जर्मनी लौटना था। पर ये यादगार ट्रिप बहुत जल्दी एक हादसे में बदल जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। लार्स मिटैंग जर्मनी में पैदा और बड़ा हुआ। वो अपने माँ सैंड्रा और पिता पीटर मिटैंग की इकलौती संतान था। बचपन से ही वो अक्सर अपने पिता के साथ हंटिंग और फिशिंग के लिए जाया करता था, इसीलिए उसे हाइकिंग और नेचर एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद था। इसके अलावा उसे फुटबॉल भी काफ़ी पसंद था। समय बीतता गया और लार्स बड़ा हो गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो एक पावर प्लांट में टेक्नीशियन की जॉब करने लगा। पावर प्लांट उसके घर से काफ़ी दूर होने की वजह से वो पावर प्लांट के नज़दीकी इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाता है। लार्स को अपने माता पिता से बेहद लगाव था। वो अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही बिताता था। लार्स के पिता पीटर मिटैंग को हाल ही में एक स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से उनकी देखभाल करने के लिए वो वीकेंड्स पे उनके साथ ही रहता था। लार्स बहुत ही जिम्मेदार और दयालु स्वभाव का इंसान था। 5 जुलाई की शाम को लार्स अपने दोस्तों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉकटेल्स बार जाता है। बाहर की टीवी पे 2014 फीफा वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। लार्स जर्मन फुटबॉल क्लब एसवी वर्डर का बहुत बड़ा फैन था। मैच देखने के दौरान लार्स की अपोजिशन टीम के फैन से बहस हो जाती है। इससे पहले ये बहस लड़ाई में बदलती, लार्स के दोस्त और कुछ और लोग आकर उसे रोक देते हैं और लड़ाई टालने के लिए लार्स और उसके दोस्त क्लब से बाहर निकल जाते हैं। उसी रात करीब 1 बजे के आसपास वो लोग बीच के पास थे। तभी उसका एक दोस्त पास बने मैकडोनाल्ड चलने के लिए कहता है, पर लार्स को फास्ट फूड पसंद नहीं था, जिसकी वजह से लार्स मना कर देता है और होटल वहाँ से काफ़ी पास वॉकिंग डिस्टेंस पे होने की वजह से वो होटल के लिए अकेला पैदल निकल जाता है और उसके सारे दोस्त मैकडोनाल्ड चले जाते हैं। जब लार्स होटल के रास्ते जा रहा था तभी रास्ते में उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और बुरी तरह मारते हैं, जिससे उसे काफ़ी चोट आती है। लेकिन शुरुआत में उसे इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, इसलिए वो होटल जाके सो जाता है। अगले दिन सुबह वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। वो बताता है कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया और उसे शक है जिनसे क्लब में बहस हुई थी ये उनके ही भेजे हुए गुंडे हैं। पर लार्स के दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करते। शुरुआत में लार्स अपनी चोट पे ध्यान नहीं देता और पूरा दिन बीत जाता है, पर धीरे धीरे उसके कान और जबड़े में दर्द बढ़ता चला जाता है। अगले दिन 7 जुलाई को लार्स एक लोकल जनरल डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जबड़े और कान में काफ़ी गहरी चोट है और कान का पर्दा फटा हुआ है। डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक सेफ्रोजिल देता है और आने वाले कुछ दिन प्लेन से ट्रैवल करने के लिए मना करता है, क्योंकि प्लेन में ट्रैवल करते वक्त एयर प्रेशर की वजह से उसके कान की इंजरी और बढ़ जाती। पर ट्रिप के प्लान के हिसाब से उन्हें आज ही 7 जुलाई को वापस घर जाना था। लार्स के दोस्त उसके साथ कुछ दिन रुकने के लिए कहते हैं, पर लार्स मना कर देता है। वो बोला, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। लार्स और उसके दोस्त साथ ही रिजॉर्ट से चेकआउट करते हैं और उसके सारे दोस्त शाम की फ्लाइट से वापस घर चले जाते हैं। अब एक अनजान शहर में लार्स अकेला था। कान में काफ़ी गहरी चोट होने की वजह से वो वर्ना के सिटी हॉस्पिटल जाता है और ईयर स्पेशलिस्ट से मिलता है।
डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए बोलते हैं पर लार्स मना कर देता है क्योंकि वो एक अनजान शहर में अकेला था। इससे बेहतर वो घर जाके सर्जरी करवा लेगा। लार्स हॉस्पिटल से बाहर आता है। हॉस्पिटल से वो मेडिकल शॉप जाके मेडिसिन लेता है और फिर एयरपोर्ट के पास ही बने होटल कलर में एक रात के लिए रूम बुक कर लेता है और इसी शाम से उसका बिहेवियर बदलने लगता है। होटल से वो अपनी माँ सेंड्रा मिटैंग को फ़ोन करता है और क्लब में हुई बहस, कैसे उस पर कुछ लोगों ने हमला किया जिसकी वजह से उसे चोट लग गई, सब कुछ बताता है। और ये भी बताता है कि कैसे डॉक्टर्स उसकी इंग्लिश का मजाक बना रहे थे। लार्स ने अपनी माँ को बताया कि उसके सारे दोस्त आज वापस आ रहे हैं, लेकिन उसकी कान में गहरी चोट होने की वजह से वो नहीं आ पाएगा और उसे कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। लार्स अपनी माँ से उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे लगा कि रिसेप्शनिस्ट ने उसके कार्ड के साथ कुछ अजीब किया, जैसे कि उसका क्रेडिट कार्ड कॉपी कर लिया हो। लार्स के कहने पर उसकी माँ सैंड्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए कॉल करती है, पर बैंक एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि अगर एक बार कार्ड ब्लॉक हो गया तो दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा, नया कार्ड बनवाना पड़ेगा और जिसमें काफ़ी समय लग जाएगा। सैंड्रा दोबारा लार्स को फ़ोन लगाती है और ये सब बताती है, लेकिन लार्स इस बार भड़क जाता है। वो बोलता है, बस आप क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दो प्लीज़, मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे लूटना और मारना चाहते हैं। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आपको बता नहीं सकता। सैंड्रा काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन होटल में वो सेफ रहेगा ये सोचकर वो लार्स को ध्यान रखने और रेस्ट करने के लिए बोलती है, क्योंकि लार्स की तबीयत भी ख़राब थी, ऊपर से वो अकेला था। सैंड्रा उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देती है और अगले दिन शाम की फ़्लाइट भी बुक कर देती है। और इनकेस अगर उसने अपने कान की चोट की वजह से फ़्लाइट नहीं ले पाई तो वो उसके लिए बस भी बुक कर देती है। रात 1 बजे लार्स होटल से चला जाता है और काफ़ी देर बाद वापस आता है। उस टाइम में उसने क्या किया, कहाँ गया, ये आज तक किसी को नहीं पता। रात 3 बजे के करीब उसने अपनी माँ को दोबारा फ़ोन किया और इस बार और भी डरी और सहमी हुई आवाज़ में बोला, 4 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो लोग मेरे और पास आ रहे हैं माँ, मैं एक ऊंची जगह पे छुपा हुआ हूँ ताकि ये लोग मुझे देख ना लें। और फ़ोन कट हो जाता है। सैंड्रा बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था, अब अचानक से ये फ़ोन, उसे समझ ही नहीं आ पाता कि क्या हो रहा है। वो दोबारा फ़ोन लगाने की सोचती है, पर फिर उसे याद आता है कि लार्स छुपा हुआ है और कहीं वो दोबारा फ़ोन लगाएगी तो फ़ोन की आवाज़ से लोग जो उसका पीछा कर रहे हैं उसे ढूंढ ना लें। इसी वजह से वो दोबारा फ़ोन नहीं लगाती और उसके कॉल का इंतज़ार करती रहती है। कुछ देर बाद लार्स का मैसेज आता है, ये सेफ्रोजिल 500 क्या है। सैंड्रा उसे कॉल लगाती है, मैसेज भेजती है, पर लार्स कोई रिप्लाई नहीं देता। रात के 3 बजे से सुबह के 5 बज जाते हैं। सुबह होते ही लार्स होटल से भागता है और एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। टैक्सी से वो सैंड्रा को फ़ोन करता है और बताता है, मैं रास्ते में हूँ, और इस बार उसकी आवाज़ कुछ राहत भरी थी। 8 जुलाई को करीब सुबह 6 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी माँ को कॉल करता है, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। लार्स ने आखिरी कॉल में अपनी माँ से बोला था वो मुझे ना प्लेन से जाने देंगे और ना रोड से। सैंड्रा को शुरुआत में लगा कि वो अथॉरिटीज़ की बात कर रहा है, क्योंकि कान में चोट होने की वजह से उसे प्लेन से ट्रैवल नहीं करने देते, पर उसे रोड से क्यों नहीं जाने देंगे। सैंड्रा को बाद में ये बात समझ आई कि वो अथॉरिटीज़ की नहीं, वो शायद उन लोगों की बात कर रहा था। सैंड्रा वेट करती है कि कॉल पे बात हो ताकि इस बारे में पूछे, पर इस कॉल के बाद न कभी बात हुई न कभी उसने पूछ पाया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो एयरपोर्ट के डॉक्टर कोस्ता कोस्ता से मिलने जाता है। डॉक्टर बताता है कि मेडिकली सब कुछ ठीक है, वो फ्लाइट ले सकता है। लार्स डॉक्टर के ऑफिस में था, तभी ऑफिस में एक वर्कर आया क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट का रिनोवेशन चल रहा था। ये देखते ही लार्स अचानक से उठता है। उसने कांपना शुरू कर दिया, चिल्लाया, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से निकलना है। लार्स अपना पूरा सामान, वॉलेट, पासपोर्ट, मोबाइल, सब कुछ डॉक्टर के ऑफिस में छोड़कर बुरी तरह एयरपोर्ट से बाहर की तरफ भागने लगता है। टर्मिनल से बाहर निकलकर वो अपनी जान बचा के भागता है और एयरपोर्ट की फेंस बाउंड्री के ऊपर चढ़कर छलांग लगा के एयरपोर्ट से लगे सनफ्लावर के खेतों में भाग जाता है। एयरपोर्ट से भागने के बाद लार्स मिटैंग का क्या हुआ? सर्च टीम्स ने एयरपोर्ट के आसपास का पूरा एरिया छान मारा,
पुलिस डॉग्स को उसका सेंट हाईवे तक मिला। मतलब लार्स सनफ्लावर के खेतों से निकलकर हाईवे तक गया था और उसी सुबह वहाँ से जा रहे कपल्स ने भी बताया कि सुबह एक यंग गोरा लड़का जिसने येलो टी शर्ट पहनी थी उसे पैदल जाते देखा था। लेकिन इसके आगे लार्स का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, ना कपड़े, ना उसकी बॉडी, ना ही कोई और एविडेंस। कोई भी फिजिकल सबूत ना मिलना इस केस को और अजीब बनाता है। अगर वो गर्मी, चोट या किसी जानवर के हमले से मारा गया होता तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता। जर्मनी और बल्गेरियन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद मिटैंग का कुछ पता नहीं चला। उसकी माँ सेंड्रा मिटैंग ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एंड्रियास गुडिक को हायर किया। एंड्रियास ने हॉस्पिटल्स में गुमनाम पेशेंट्स के रिकॉर्ड चेक किए, उनके रिजॉर्ट, होटल्स के सीसीटीवी देखे, लेकिन उसके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे लार्स का पता चल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर लार्स वहाँ से ऐसे क्यों भागा? कुछ जर्मन डॉक्टर्स का मानना था कि हो सकता है लार्स ने जो एंटीबायोटिक ली थी सेफ्रोजिल, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से लार्स ने अपने दिमाग से काबू खो दिया हो, क्योंकि कुछ रेयर केसेस में ये एंटीबायोटिक हेलुसिनेशन और पागलपन जैसी साइकोटिक सिम्टम्स ट्रिगर कर सकती हैं। पर ऐसा होने का चांस काफ़ी कम है क्योंकि ये सिम्टम्स काफ़ी हैवी डोज और दिनों बाद आते हैं। एयरपोर्ट के डॉक्टर कोस्ता का कहना था वो परेशान और डरा हुआ लग रहा था। उसे अपनी दवाइयों पर भी शक हो रहा था। उसने एंटीबायोटिक्स ली ही नहीं, उसने तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन तक फिल नहीं की थी, तो उसका ये बिहेवियर उन दवाइयों की वजह से नहीं हो सकता। लार्स की माँ ने बताया था कि उसे कोई दिमागी बीमारी नहीं थी, लेकिन हो सकता है उसे कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जो कभी नज़र नहीं आया, जो सडनली ट्रिगर हुआ हो। मे बी एक साइकोटिक ब्रेक जो अक्सर अनजान चीज़ों या जगहों पर होता है। या हो सकता है कि वो सब कुछ पीछे छोड़ के भाग गया एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी जॉब, उसकी माँ, पिता और गर्लफ्रेंड। हो सकता है वो किसी माफिया क्रिमिनल गैंग में था जिस बारे में किसी को पता नहीं था, पर इससे रिलेटेड कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले। सवाल कई हैं, पर उसके इस बिहेवियर के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, जो ज़्यादातर डॉक्टरों का मानना है, क्योंकि लार्स के कान का पर्दा फट गया था और उसके जबड़े में भी गहरी चोट थी, जिसकी वजह से हो सकता है उसके ब्रेन में काफ़ी गहरी इंजरी हो और जिस डॉक्टर को लार्स ने दिखाया था उसने लापरवाही की हो और अच्छे से लार्स का चेकअप नहीं किया हो, बस एंटीबायोटिक दे के भगा दिया हो, क्योंकि वो डॉक्टर तो लार्स की इंग्लिश का मजाक बनाने में बिजी थे। आखिर किस तरह का इंसान मरीज का मजाक बनाएगा? और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्रेन ट्रोमा से इंसान पागल हो सकता है, पैरानोइया का शिकार हो सकता है। पैरानोइया एक ऐसी फीलिंग जो शुरू होती है बहुत छोटी सी बात से। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। आप नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर आपको खा रहा होता है। हर आवाज़ डरावनी लगती है और हर इंसान एक दुश्मन। शायद लार्स के दिमाग में वही हुआ, इसीलिए उसने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को या पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय भागना सही समझा। शायद ये सब बस उसके दिमाग में ही था। उसका ऐसे अचानक से भागना एक नॉर्मल बिहेव तो नहीं लगता, पर अगर वो पागल हो गया था और वहाँ से भाग गया था तो उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिली? या तो पुलिस ने लापरवाही बरती और अच्छे से छानबीन नहीं की, या फिर कोई डेड बॉडी थी ही नहीं क्योंकि लार्स अनजान शहर में क्रिमिनल्स का शिकार बन गया था। इसीलिए दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि लार्स सच में परेशान था और जो भी उसने अपनी माँ को बताया वो सब सच था और सच में उसका कोई पीछा कर रहा था। उसने अपनी माँ को बताया था कि 4 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। हो सकता है कि जिन लोगों से उसका झगड़ा हुआ था वो लोग क्रिमिनल गैंग वगैरह से रिलेटेड हों, जैसे इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और उन्हें पता था लार्स टूरिस्ट है, अकेला है, और इसीलिए वो लोग अब उसका पीछा कर रहे थे। और जिस आदमी को देखकर लार्स एयरपोर्ट से भागा था, शायद वो उन लोगों में से एक हो जिसने लार्स को मारा था, या उनमें से जो 4 लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसलिए लार्स उसे देखकर घबरा गया था और अपनी जान बचाकर भागा था। और उसके बाद उस आदमी ने अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दिया और लार्स को हाईवे से उठवा लिया, क्योंकि लास्ट टाइम लार्स के रिकॉर्ड्स वहीं तक मिलते हैं। उसके बाद वो गायब ही हो गया और इसी वजह से आज तक लार्स की डेड बॉडी तक नहीं मिली। पर लार्स ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को गुंडों के बारे में क्यों नहीं बताया? शायद वो घबरा गया हो, उसे डर था कि कहीं एयरपोर्ट पे और भी लोग इस गैंग का हिस्सा ना हो, और इसीलिए वो खेतों के रास्ते अपनी जान बचा के भागा था।
कोई भी रीज़न 100% नहीं बता सकता कि लार्स उस दिन वहाँ से क्यों भागा और कहाँ गया। 1 साल बाद एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने लार्स को वर्ना के पास लिफ्ट मांगते देखा था। 2016 में ब्राज़ील के पोर्टो वेलो शहर में पुलिस को एक आदमी मिला जिसके पास ना कोई आईडी थी, ना ही उसे याद था कि वो कौन है। जब हॉस्पिटल में उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उसकी शक्ल लार्स से मिलती जुलती है। लगा कि लार्स फाइनली मिल गया, लेकिन बाद में उस आदमी की पहचान एंटोन फिलिपा के रूप में हुई, जो कि टोरंटो का रहने वाला था। 2019 में एक जर्मन ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने ड्रेडसन से शिल्डो तक एक आदमी को लिफ्ट दी थी। उसने बाद में लार्स मिटेंग का केस सुना और उसका कहना था वो आदमी काफ़ी कमज़ोर और लार्स जैसा ही दिख रहा था। लंबे बाल, दाढ़ी, थकी हुई आंखें, उसका फेस लार्स जैसा ही था। कई और कंट्रीज से भी उसके दिखने की रिपोर्ट्स मिली, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं हो पाई। फाइंड दैट लार्स मिटेंग नाम से एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हैं। लोग वहाँ लार्स से रिलेटेड अगर कोई इन्फो मिलती है तो शेयर करते हैं। कुछ फ्रूट जूस कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में लार्स के पिक्चर्स ऐड की, जिससे उसे ढूंढने में आसानी हो। लार्स मिटेंग का केस आज 11 साल बाद भी सॉल्व नहीं हुआ और लार्स आज तक लापता है और उसकी खोज आज भी चालू है। लार्स की माँ सैंड्रा का कहना है, वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं कभी उसे ढूंढना नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है वो कहीं ना कहीं जिंदा है। वो कई सालों से टीवी, रेडियो, मीडिया इंटरव्यूज़ में आई हैं। उन्हें अब भी यकीन है कि उनका बेटा जिंदा है। शायद कहीं ईस्टर्न यूरोप में उसकी याददाश्त चली गई हो या किसी दिमागी बीमारी के साथ जूझ रहा हो। वो आज भी उसकी फ़ोटो और स्टोरी सर्कुलेट करती हैं, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचाने और उनका बेटा वापस मिल जाए। लार्स वहाँ से इसीलिए भागा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे मारना चाहता है। क्या ये सब सिर्फ उसके दिमाग में था या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था? क्या होता अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती या फिर उसका एक दोस्त भी उसके साथ रुक जाता? तो शायद आज लार्स अपनी माँ के साथ होता। लार्स मिटेंग के असली गुनहगार शायद कभी पता ना चले, पर एक माँ आज भी इंतज़ार में है कि उसका बेटा किसी दिन लौटेगा। और अगर सच में उसे किसी ने मार दिया है तो मुझे अफसोस है इंसानियत पर।